चैप्टर नंबर 4 है ये हमारा एक्रूज एंड डेफरल्स अकाउंटिंग साइकिल। तो इसमें हम एडजस्टिंग एंट्रीज़ के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्रीज़ जो हैं वो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड होती हैं। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स का। ठीक है, और ईयरली भी हो सकता है 1 साल। तो एडजस्टिंग एंट्रीज़ में जो हम अकाउंट्स एडजस्ट करते हैं वो हमारे पास रेवेन्यू अकाउंट होता है, एक्सपेंस अकाउंट और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, और ये ज़रूरत कब पड़ती है? ये तब ज़रूरत पड़ती है जब ए एक्सपेंस या रेवेन्यू अकाउंट एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में हमें हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको अफेक्ट कर रहा हो, तब हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड का मतलब ये है कि एक तो आपका हो गया जब आपने कोई सर्विस लिया और उसी वक्त आपने उसको पे कर दिया कैश में। ठीक है, वो आपका एक्सपेंस है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सर्विस के लिए पे किया लेकिन आपको सर्विस भी नहीं मिली है। ठीक है, तो वो आपका हो गया है कि आपने डेफर्ड एक्सपेंस हो गया कि आपने पहले पे कर दिया लेकिन आपको सर्विस नहीं मिली है। तो और दूसरा ये होता है कि आपने सर्विस के लिए पे किया है, सॉरी आपने सर्विस पहले ले ली है और बाद में पे किया आपने। ठीक है, तो वो आपका एक्रूड एक्सपेंस हो जाता है। तो इसमें हमारे पास ये 3 तरह का एक्सपेंस है। जब डेफर्ड एक्सपेंस होगा तो वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में अफेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि हमने अभी सर्विस के लिए पे किया है। हमारा असल में जो मकसद ये है कि हमारा सर्विस लेना मकसद है, लेकिन हमने सर्विस के लिए पे किया और हमें सर्विस नहीं मिली है। तो एक तो वो पीरियड हो गया जब हमने सर्विस के लिए पे किया, और एक वो पीरियड होगा जब हम सर्विस लेंगे। ठीक है, तो ये 2 अकाउंटिंग पीरियड हो गए, मतलब कि एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में जब अफेक्ट करता है तब हम उसकी एडजस्टिंग एंट्री करते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू के लिए हम क्या करते हैं? रेवेन्यू के लिए हम रियलाइजेशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड इन द टाइम पीरियड व्हेन इट इज अर्नड। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि जब हम रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करते हैं जब हम उसको एक्चुअली में अर्न कर लेते हैं। ठीक है, एक रेवेन्यू का मतलब ये है कि हमने कि लेट्स सपोज मैं डॉक्टर हूँ, तो अगर मैंने एक चार्ज किया है 100 रुपया चार्ज किया है मैंने एक स्लिप का। ठीक है, तो उसको जो कस्टमर है उसको स्लिप मिल गई है लेकिन अभी उसको मैंने सर्विस नहीं अपनी दी है। तो जब मैं उसको सर्विस नहीं दी है मैंने, तो वो मेरे पे लायबिलिटी बन गई है 100 रुपये उसका। जब मैं उसको सर्विस दूंगा तब जाके वो क्या कहते हैं, मेरा लायबिलिटी रेवेन्यू में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जब मैंने उसको सर्विस दे दी है तब वो मेरा एक्चुअल में रेवेन्यू अर्न कर रहा हूँ मैं, उससे पहले वो मेरी लायबिलिटी थी। वैसे ही एक्सपेंस जो है वो मैचिंग प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है। मैचिंग प्रिंसिपल ये होता है कि जो मैंने ये 100 रुपये जो कमाया है, इस 100 रुपये कमाने के लिए जो मैंने एक्सपेंस बियर किए हैं वो हमने रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ये एक सिंपल सा इसका लॉजिक है कि जो रियलाइजेशन प्रिंसिपल है उसमें क्या होगा, जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, रेवेन्यू एक्चुअली में अर्न होगा, तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। मैचिंग प्रिंसिपल एक्सपेंस के लिए होता है, और मैचिंग प्रिंसिपल ये होता है कि जब आपका रेवेन्यू जो आपने अर्न किया है उसको अर्न करने के लिए कितना आपका ऊपर उसका आपने एक्सपेंस बियर किया, वो एक्सपेंस जो है आपका होगा ये वो एक्सपेंस आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें एडजस्टिंग एंट्री, तो एडजस्टिंग एंट्रीज़ को जब भी हमने परफॉर्म करनी है, हमने हमेशा ये देखना है कि जो ट्रांजैक्शन है वो हमारे पास एक्सपेंस ट्रांजैक्शन है कि रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है। ठीक है, एक्सपेंस का मतलब ये होगा कि वो ट्रांजैक्शन में हम सर्विस ले रहे हैं। ठीक है, कंपनी इज़ टेकिंग सर्विस फ्रॉम समवन। तो कंपनी मतलब कि जिस किसी से सर्विस ले रहे हो तो वो उस पे हमारा एक्सपेंस आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम सर्विस दे रहे हैं, अगर वो ट्रांजैक्शन में सर्विस दे रहा है, तो उसमें क्या होगा, कंपनी इज गिविंग सर्विस टू समवन, कि कंपनी किसी को सर्विस दे रही है तो वो रेवेन्यू में आएगा। जब आप सर्विस किसी को देते हो तो रेवेन्यू में काउंट होता है। ठीक है, अगर आप पहले हम एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस में 2 तरह के टाइप्स है, एक डेफर्ड एक्सपेंस है और एक एक्रूड एक्सपेंस है। जैसे कि मैंने शुरू में बात की थी कि जब मैंने एक सर्विस ली है और मैंने उस वक्त पे कर दिया, वो सिंपल एक्सपेंस हो जाएगा मेरा। लेकिन एक सर्विस है जिसके लिए मैंने पे किया है लेकिन मुझे भी सर्विस नहीं मिली है। ठीक है, तो वो मेरे लिए डेफर्ड एक्सपेंस होगा। तो इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल ये है कि इसका कॉमन एग्जांपल आती है बिल्डिंग्स हाउस की। ठीक है, आप बिल्डिंग्स रेंट पे लेते हो, तो आप 5 महीने का अगर आपने रेंट पे कर दिया है तो उसमें क्या होता है कि जो 5 महीने वो पहली बात तो ये जो डेफर्ड एक्सपेंस होता है वो आपका एसेट बन जाता है। ये 5 महीने के लिए जो बिल्डिंग है ना आपकी, जो आपने रेंट की है, रेंट पे ली है, ये आपका एसेट में काउंट होगा। तो जैसे जैसे 1 महीना गुजरा है, तो 1 महीने बाद आपका 1 महीने का किराया आपका एक्सपायर हो गया और बाकी 4 महीने का किराया आपका बचा रह गया। तो 1 महीने का जो एक्सपायर हुआ है ना आपका
वो उसमें क्या होगा, आपका जो एसेट है, जो आपका रेंटेड बिल्डिंग जो एसेट था, वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपेंस में। तो यही हमारी पहली टाइप है कि कन्वर्टिंग एसेट टू एक्सपेंसेस, कि हमारा जो 1 महीने का हमने यूज़ कर ली सर्विस, उसको हमने एक्सपेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके बाद इसके और भी नाम हैं जिसको हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं, अनएक्सपायर्ड या फिर एडवांस कहते हैं। जब भी ट्रांजैक्शन आएगी ना, ट्रांजैक्शन के अंदर कहीं ना कहीं हिंट दिया होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रीपेड लिखा होगा वर्ड, या फिर ऐसा एक्सपेंस ट्रांजैक्शन जिसके अंदर प्रीपेड का वर्ड आ जाए, जिसके अंदर अनएक्सपायर्ड का वर्ड आ जाए, जिसके अंदर एडवांस का वर्ड आ जाए, वो हमें सीधे समझ लग जाएगी कि ये डेफर्ड एक्सपेंस है। और डेफर्ड एक्सपेंस की एक ही टाइप की एंट्री होती है, जो कि एक्सपेंस उसका डेबिट होता है। अगर रेंट का एक्सपेंस है तो रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और अगर इंश्योरेंस एक्सपेंस है तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और पीछे नीचे आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब प्रीपेड रेंट। ठीक है, तो रेंट की टाइप आ जाएगी ऊपर, नीचे भी प्रीपेड रेंट आ जाएगा, रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड प्रीपेड रेंट क्रेडिट। तो इसमें जो भी ऐसी डेफर्ड एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन होगी, उसमें आपने ऐसे ही लिखना है। ठीक है, और इसी में जो डेफर्ड एक्सपेंस है, उसमें एक और उसकी टाइप आती है, जो कि हमारे पास डेप्रिसिएशन है, जो कि एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है, और इसमें भी आपने यही करना है। आपने इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि आप टोटल एसेट की जो वैल्यू है, लाइक सपोज आपके पास बिल्डिंग है और उसकी बिल्डिंग की टोटल जो वैल्यू थी, उसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ के साथ, कि कितनी यूज़फुल लाइफ तक, कितने टाइम तक वो जो बिल्डिंग है हमें रेवेन्यू अर्न करके दे सकती है। ठीक है, वो एस्टिमेटेड ज़रूरी नहीं है कि एस्टिमेटेड वो ठीक हो, लेकिन जो एस्टिमेटेड गिवन होगा ट्रांजेक्शन के अंदर, वही हमने कैलकुलेट करनी है। मेन प्रॉब्लम आपको सिर्फ कैलकुलेट में आएगा। ये अगर आप ये ग्राफ जो मैंने दिखा रहा हूँ, अगर ये ग्राफ आप मेमोराइज़ कर लो, तो ये आपको बिल्कुल भी ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बिल्कुल भी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक्सपेंस वाली साइड। अब हम आते हैं एक्सपेंस की सेकंड टाइप पे, जो कि हमारे पास है एक्रूड। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने एक सर्विस ली और मैंने उसी के बारे में उसी उसी वक्त मैंने उसको पे कर दिया, तो मेरा वो सिंपल एक्सपेंस है, नॉर्मल एक्सपेंस है। लेकिन मैंने सर्विस ले ली है पहले और बाद में पे किया। जैसे कि मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, तो मैंने सर्विस पहले खाना ले लेता हूँ, खाना खा लिया, खाना खाने के बाद मुझे बिल आता है और बिल मैं आगे पे करता हूँ। तो वो जो बिल मैंने पे किया बाद में, सर्विस लेने से, सर्विस पहले ले ली और बिल बाद में मैंने पे किया, तो वो मेरे पास एक्रूड एक्सपेंस हो जाएगा, जो मैंने बाद में सर्विस लेने के बाद पे किया है। इसकी कॉमन एग्जांपल है सैलरीज़ की, कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप उनको सैलरीज देते हो, मोस्टली सैलरीज मिलती हैं मंथ के फर्स्ट वीक में, मंथ के मिलती होती हैं। ठीक है, तो आप 30 को सैलरीज नहीं देते हो, लेकिन अकाउंटिंग क्या होता है कि एडजस्टिंग एंट्री आप करते हो 30 को। ठीक है, 30 को आपने एडजस्टिंग एंट्री की है, तो इसमें क्या किया कि इसमें आपने काउंट पहले कर लिया है उस सैलरीज को, और आप सैलरी बाद में दे रहे हो, तो इसी वजह से एडजस्टिंग एंट्री करनी पड़ती है हमें। तो इसमें आपसे क्या करते हो कि एक्रूड में क्या होता है कि आपने अपने एम्प्लॉय से सर्विस ले ली है, और एट द एंड उसे आप सर्विस के पैसे देते हो, कि उसने जो अपने सर्विस उसने हमें दी है, और हम उसके बदले उसको पैसे देते हैं। इसमें लिखा है रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस बिफोर कैश इज़ पेड। ठीक है, सिंपल सी बात। और इसके दूसरे जो नाम हैं, जब ट्रांजैक्शन आएगी इसके बारे में, कि कोई भी ट्रांजैक्शन, ऐसा एक्सपेंस ट्रांजैक्शन जिसके अंदर अनपेड लिखा आ रहा हो, एक्रूड एक्सपेंस लिखा आ रहा हो, या फिर एक्रूड पेएबल लिखा आ रहा हो, तो इसका मतलब सीधा सीधा कि ये एक्रूड एक्सपेंस है, जो कि इसकी जो ट्रांजैक्शन जनरल एंट्री बनेगी, वो क्या बनेगी, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा इसका, और पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ये हो गए, हमारे पास दो टाइप के एक्सपेंसेस। ठीक है, जिसमें डेफर्ड के आगे दो टाइप्स हैं। और अगर हम इसमें मूव करते हैं रेवेन्यू वाली साइड पे, रेवेन्यू का मतलब है कि हम कंपनी इज़ गिविंग सर्विस टू समवन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें भी आगे दो टाइप्स हैं। इसमें भी वही सेम चीज़ है, डेफर्ड रेवेन्यू और एक्रूड रेवेन्यू। जैसे डेफर्ड एक्सपेंस क्या था कि हमने पहले पे कर दिया और हम बाद में सर्विस ले रहे हैं। इसी तरह हमने क्या किया, डेफर्ड रेवेन्यू में क्या होता है, पहले हम पैसे ले लेते हैं काम करने के, और बाद में उसको काम करके देते हैं। तो वो चीज़ वैसे ही है डेफर्ड रेवेन्यू, कि कन्वर्टिंग लायबिलिटीज टू रेवेन्यू। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी डॉक्टर की, कि डॉक्टर क्या करता है कि वो उस डॉक्टर की एक स्लिप मिलती है, कि ये डॉक्टर पर्ची कटवाता है कि ये आप स्लिप लें, उसके बाद डॉक्टर हमें चेक करता है। तो जो उसने जब पर्ची कटवाई है, उसकी जो फ़ीस थी उसने फ़ीस पहले चार्ज कर ली है, तो वो जो फ़ीस उसने चार्ज कर ली है, उसके पास पैसे आ गए हमारे, वो उसके ऊपर बन गई है लायबिलिटी।
ठीक है, जब तक वो सर्विस नहीं देता उसकी वो लायबिलिटी ही रहेगी। जब उसने सर्विस हमें रेंडर कर दी है, हमें दे दी सर्विस अपनी, तब उसकी जो लायबिलिटी है वो कन्वर्ट हो जाएगी रेवेन्यू में। ठीक है, तो ये इसकी बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। तो इसके जो दूसरे नाम है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन आएगी रेवेन्यू की, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे अर्नड का वर्ड यूज़ हुआ होगा या एडवांस का वर्ड यूज़ हुआ होगा। और इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो ये ऐसी है कि अर्नड रेवेन्यू डेबिट हो जाएगा और रेवेन्यू अर्नड क्रेडिट। रेवेन्यू अब बेसिकली जो रेवेन्यू है बाय नेचर क्रेडिट होता है, ठीक है, और एक्सपेंस बाय नेचर डेबिट होता है। हमने ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अर्नड रेवेन्यू डेबिट हो रहा है इसमें और रेवेन्यू अर्नड क्रेडिट हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे, आपको एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के करके दिखाऊंगा, तो वो जो है ना, कुछ समझ आ जाएगी थोड़ी बहुत। तो एक तो ये हो गया डेफिड रेवेन्यू का ही हमने देख लिया। उसके बाद आता है एक्रूड रेवेन्यू में। एक्रूड रेवेन्यू सेम है जैसे कि हमारे पास एक्रूड एक्सपेंस था। एक्रूड एक्सपेंस में क्या होता था कि हमने सर्विस पहले ले ली है और बाद में हमने उसको सर्विस का पे किया। इसमें भी ऐसे हिसाब है कि इसमें सर्विस हमने पहले दे दी है और बाद में हमें उसके पैसे मिले हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्रूड रेवेन्यू। तो एक्रूड रेवेन्यू के जो दूसरे नाम है, जिसको हम कहते हैं कि, तो मैं इसमें लिखा हुआ है कि रिकॉर्डिंग रेवेन्यू बिफोर कैश इज़ कलेक्टेड। ठीक है, हमने पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया बिफोर कैश इज़ कलेक्टेड। तो इसके दूसरे कोई और नाम है जो कि ट्रांजैक्शन में लिखे आए होंगे, आपको नज़र आ जाएंगे। ये ट्रांजैक्शन में आपको हिंट के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो, जो कि इसमें अनकलेक्टेड है, अनबिल्ड रेवेन्यू, अन रिकॉर्डेड रेवेन्यू। ठीक है, किसी किस्म का रेवेन्यू होगा जिसके अंदर ये वर्ड यूज़ होंगे। तो आपको सिंपल सा उस वक्त समझ आना चाहिए कि ये एक्रूड रेवेन्यू है कि डेफर्ड रेवेन्यू है। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्रीज में क्या आता है कि जब हमने किसी से काम दे दिया है, ठीक है, हम नॉर्मली भी जब हम किसी को कोई सप्लाईज देते हैं, तो हम जनरल एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल लिखते हैं। ठीक है, और हमें बाद में उसके रिसीव होना होता है। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट उसमें हो रहा है और रेवेन्यू बाय नेचर क्रेडिट है। तो इसमें अगर आप देखें ना, तो जो एक्सपेंस वाली साइड है उसमें दोनों साइड में दोनों टाइप्स है ना, उसमें एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, यहाँ भी एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। और अगर आप इधर देखें तो इसमें रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है, उसमें भी रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है। बस इस टेबल को याद कर लेना किसी तरह, एक दफ़ा माइंड में टेबल आ जाएगा तो आपके लिए आसानी होगी बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 है। इसमें लिखा हुआ है कि गोल्डन गोल्स कंपनी नेम है, वो एक प्रोफेशनल सॉकर टीम है, प्रिपेयर्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं 4.3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जो कि हमारे पास है। क्या कहता है कि द गोल्डन गोल्स एक टीम का नाम है, ठीक है, और एक वो प्रोफेशनल सॉकर टीम है, प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन अ मंथली बेसिस। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है, जब भी हमने कोई सवाल सॉल्व करना, हमने देखना उसका अकाउंटिंग पीरियड कितना है, मंथली है, क्वार्टरली है कि ईयरली है। मंथली है तो वो हर मंथ अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, तो हमने जो भी एडजस्टिंग एंट्री करनी है वो हमने एक मंथ की करनी है। ठीक है, तो आगे कहता है कि जो उसका टीम है, सीज़न उसका शुरू होता है वो मई में शुरू होता है, लेकिन इन अप्रैल द टीम एंगेज इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मई में उनका शुरू हुआ है लेकिन अप्रैल में ये ट्रांजेक्शन सारी हो रही हैं। ठीक है, तो आगे कहता है सबसे पहले कि पेड 1200,000 टू द म्यूनिसिपल स्टेडियम एज एन एडवांस रेंट। ठीक है, एडवांस रेंट ये लिखा हुआ है यहाँ पे। एडवांस रेंट का कहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है, ये देखें, ये एडवांस का वर्ड यूज़ हो रहा है। तो आपको ये पता चल जाएगा ये एडवांस रेंट है, इसका मतलब है ये डेफर्ड एक्सपेंस है हमारे पास। तो अब आगे पढ़ने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, आपको यहीं से पता चलेगा। इसका मतलब है कि एडवांस रेंट डेबिट हो जाएगा। सॉरी, अब देखें रेंट कौन से टाइप का। तो एडवांस रेंट फॉर यूज़ ऑफ द फैसिलिटीज़ फॉर द 5 मंथ के 5 मंथ के लिए उसने एक स्टेडियम रेंट पे लिया है फ्रॉम मई 1 से उसने स्टेडियम रेंट पे लिया है थ्रू सितंबर 30, मतलब कि सितंबर 30 तक उसने रेंट पे लिया है। दिस पेमेंट वाज इनिशियली रिकॉर्डेड एज प्री पेड रेंट। ठीक है, तो प्री पेड रेंट उसने बता दिया कि उसने नाम बता दिया एक्सपेंस का, कौन सा एक्सपेंस है। तो हम इसके अगर हम एंट्रीज लिखें तो इसमें आ जाएगा डेट, ठीक है, और पर्टिकुलर
और इसमें आ जाएगा डेबिट और क्रेडिट। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिख भी ले तो कोई मसला नहीं है। ये हाँ लिख ले बेहतर है लिख लें, इस तरह लिखना, क्योंकि सर ने जो है मना किया हुआ है प्रॉपर लिखने से, मेरे ख्याल से, पता नहीं। अच्छा छोड़ें, ठीक है। इसमें डेट क्या आ रही है, जिसमें उसने कहा है कि हमने जस्ट प्रिपेयर 2 एडजस्टिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड ऑन May 31, कि May 31 की हमने एडजस्टिंग एंट्री करनी है। तो इसने क्या किया, पे किया है May 1 पे किया, ठीक है। May 1 को उसने पे किया 1200,000। तो हमने एक मंथ का निकालना है, तो कितने महीने के लिए पे किया उसने, 5 मंथ्स के लिए। तो 100,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 मंथ्स, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, 240,000। तो 240,000 हमारा यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो इसके पहले हम एडजस्टिंग है वो एंट्री लिख लेते हैं, जनरल एंट्री। वो क्या हमारे पास, रेंट एक्सपेंस और प्री पेड, एक ज़रा स्पेस दे लें, प्री पेड, ठीक है। और इसमें डेबिट में हमारे पास आ जाएगा 240,000, यही चीज़, और क्रेडिट में भी 240 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे आप इसके वो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि टू रिकॉर्ड रेंट एक्सपेंस ऑफ मई, रेंट इनकर्ड इन मई, इनकर्ड इन मई, ठीक है। तो ये इसका आगे डिस्क्रिप्शन, इसको हम ऐसे कर देते हैं। अच्छा, सेकंड अब एंट्री इसकी देखते हैं। कहता है कलेक्टेड 4500,000 कैश, ठीक है, डॉलर कैश फ्रॉम द सेल ऑफ टिकट। अब देखें सेल ऑफ टिकट का मतलब क्या है, कि वो रेवेन्यू है इसका, ठीक है। जब आप टिकट अपनी सेल कर रहे हो, अब जो उसने स्टेडियम रेंट पे लिया था, अब उसको अब वो यूज़ में ला रहा है, उस स्टेडियम में लोग आके बैठते हैं, तो उस बैठने के लिए टिकट होती है। तो उसने टिकट के सेल से 4500,000 कैश उसने कलेक्ट किया है, ठीक है, फ्रॉम द टीम होम गेम्स। द एंटायर अमाउंट वाज इनिशियली रिकॉर्डेड एज अनअर्न्ड टिकट रेवेन्यू, ठीक है। ये 4500,000 जो है, इसमें ये अनअर्न्ड टिकट रेवेन्यू है, ठीक है। तो अनअर्न्ड टिकट रेवेन्यू, अनअर्न्ड रेवेन्यू का मतलब क्या है, अनअर्न्ड ये लिखा हुआ है, ये तो ये हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू। तो इसकी एंट्री क्या बनती है, अनअर्न्ड रेवेन्यू डेबिट हो रहा है, रेवेन्यू एंड क्रेडिट, ठीक है। तो अनअर्न्ड कौन सा टाइप का रेवेन्यू, अनअर्न्ड टिकट रेवेन्यू है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई द गोल्डन गोल्स प्लेड अ सेवरल होम गेम्स एट विच 148,800 ऑफ द सीजन टिकट्स सोल्ड इन अप्रैल वर यूज्ड, ठीक है। यूज्ड का मतलब है कि जो आपने टिकट सेल की थी, ठीक है, मई में, उसमें से 148,800 की टिकट यूज़ हो गई हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने रेवेन्यू का क्या क्या पढ़ा था, कि रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो अर्न हो जाता है। तो एक्चुअली हमने अर्न कितना किया है, 148,100, ठीक है, 148,800 अर्न किया है। तो यहाँ पे हम उसकी हम करेंगे एंट्री, 31 मई की होगी इसकी भी, और यहाँ पे आ जाएगा इसका कौन सा डायमंड है, अनअर्न्ड टिकट रेवेन्यू, और यहाँ पे आ जाएगा रेवेन्यू अर्नड, टिकट रेवेन्यू अर्न कर लो, चलो जो भी है लिखना, अगर रेवेन्यू अर्न भी लिख लो वो भी ठीक है। और इसमें अमाउंट कौन सी आएगी, उसने क्या कहा, उसने कहा कि मई में उसने टिकट सेल्स की थी, ठीक है, लेकिन और ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई द गोल्डन गोल्स प्लेड सेवरल, ठीक है, मई के अंदर उसने जो सेवरल गेम्स लोगों ने खेली हैं, और उसकी जो टिकट्स हैं, उसका जो उसमें रेवेन्यू आया है, एक्चुअल में रेवेन्यू आया, वो क्या हुआ, अर्न किया उन्होंने 148,800, एक मंथ के अंदर उन्होंने 148,800 रेवेन्यू अर्न किया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 148,800, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी इसकी डिस्क्रिप्शन, टू रिकॉर्ड अर्नड रेवेन्यू
ऑफ मई। ठीक है, तो ये हमारे पास दो एंट्रीज़ हो गई हैं और हमने ये देखा है किस तरह हमने इसको परफॉर्म किया है। ये बस टेबल को याद करने की ज़रूरत है ये कि यहाँ पे हमारे पास कौन से टाइप का एक्सपेंस है या कौन से टाइप का रेवेन्यू है। जो अब आपको जब आपको पता चल जाए ना कि ये वाला एक्सपेंस है, डेफर्ड एक्सपेंस है, तो सीधा अपने जनरल एंट्रीज आप लिख देंगे, आपको पता चल जाएगा जनरल एंट्रीज कैसे बननी है। जो भी टाइप का एक्सपेंस होगा वो डेबिट होगा और प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। बस एक ऑफिस एक्सपेंस है, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस है जो कि जिसके साथ प्रीपेड का वर्ड नहीं आता। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट होगा और ऑफिस सप्लाइज सिंपल क्रेडिट हो जाएगा, उसके साथ आपने प्रीपेड का वर्ड नहीं यूज़ करना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.4 हमने 4.3 किया हमने। ठीक है, अब 4. अगर हम 4 भी चलो कर लेते हैं। 4.4 में क्या करता है, कार्निवल कॉरपोरेशन है, वो एक वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रूज लाइन है कंपनी। इट्स प्रिंटिंग कॉस्ट फॉर ब्रोचर्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड एज प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग का मतलब ये कि डेफर्ड एक्सपेंस है एंड आर लेटर चार्ज टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। ठीक है, पहले वो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था तो बाद में वो कन्वर्ट हो गए एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो व्हेन आर कब चेंज होता है, जब व्हेन दे आर मेल्ड। ठीक है, जब वो मेल किए जाते हैं तब वो एक्सपेंस में चेंज होता है। तो पैसेंजर डिपॉजिट फॉर अपकमिंग क्रूजेज आर कंसिडर्ड अर्नड रेवेन्यू। ठीक है, जो पैसेंजर्स जो हैं उसके डिपॉजिट्स हैं फॉर अपकमिंग क्रूजेज, जितने भी उन्होंने उनके आने वाले जो क्रूज़ की जो क्रूजेज मतलब होता है कि जो भी उन्हें सैर वगैरह करने आने हैं, उन्हें क्रूज़ करने आना, तो वो जो कंसीडर होता है अर्नड रेवेन्यू एंड रिकॉर्डेड एज कस्टमर डिपॉजिट व्हेन कैश रिसीव्ड। वही बात है कि जब कैश रिसीव हो जाता है तो उसको हम कस्टमर डिपॉजिट कंसीडर करते हैं। ठीक है, डिपॉजिटेड अमाउंट्स आर लेटर कन्वर्टेड टू क्रूज रेवेन्यू एज वोयेज आर कंप्लीटेड। वोयेज बन गया जैसे लिखी हुई है। ठीक है, तो ए पार्ट में उसका क्या कह रहा है कि ए पार्ट में वो कह रहा है कि वेयर इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज कार्नल कॉरपोरेशन रिपोर्ट प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग एज मैंने बताया शुरू में कि जो भी प्रीपेड एक्सपेंस होगा वो हमारा एसेट होता है, तो वो हमारा एसेट वाली साइड पे रिपोर्ट होगा। ठीक है, आगे वो कहता है वेयर इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज इट रिपोर्ट कस्टमर डिपॉजिट। कस्टमर डिपॉजिट जो डिपॉजिट है हमारे पास वो क्या चीज़ है हमारे पास, वो हमारे पास है क्रूज़ रेवेन्यू है। ठीक है, तो वो हमारे पास वो होगा लाइबिलिटी में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि जब हमने पैसे पहले ले लिए हैं। ठीक है, जो हमारे पास एक डेफर्ड रेवेन्यू है हमारे पास, जो डेफर्ड रेवेन्यू हमारे पास क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, तो वो लाइबिलिटी वाली साइड पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, शो होगा, सॉरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो बी पार्ट में वो क्या कहता है, बी पार्ट में कहता है प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्री नेसेसरी व्हेन ब्रोचर्स कॉस्टिंग 18 मिलियन आर मेल्ड। तो इसमें क्या उसने लिखा हुआ है कि 18 मिलियन जब वो मेल हो जाती हैं तो वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कि उसने अब ऐसा जो उसके पास एसेट था, ठीक है, जो उसके पास एसेट था वो कन्वर्ट हो गया अब एक्सपेंस में। तो हम इसके क्या लिखेंगे, किस दिन की एंट्री है ये, प्रिपेयर्डनेस, इसकी डेट नहीं दी हुई तो डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा टाइप एक्सपेंस है ये, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो प्रीपेड आ जाएगा, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा प्रीपेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। ठीक है, और इसका भी हम देखते हैं इसमें क्या चीज़ आनी है। इसमें 18 मिलियंस है, 18 मिलियन इसमें इसमें डेट नहीं बताई हुई है, तो आप इसकी सिंपली जो है वैल्यू वही आप लिख सकते हैं 18 मिलियन। ये हो जाएगा 1800,000 मे बी, यही बनती शायद। ठीक है, और उसके बाद सी पार्ट में अगर हम इसके देखें, इसमें भी जो इसके आ जाएगी वो आ जाएगा टू रिकॉर्ड रेंट एडवर्टाइजिंग रेंट एक्सपेंस इनकर्ड इन
अकाउंटिंग पीरियड, इस तरह लिख लें। ठीक है, जो भी इसका आप उसका सोल्यूशन चेक कर सकते हैं सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है। तो उसके बाद सी पार्ट में क्या कहता है, इन इट्स मोस्ट रीसेंट एनुअल रिपोर्ट कार्निवल कॉर्पोरेशन रिपोर्टेड कस्टमर डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ 2.8 बिलियन। ठीक है, कि एनुअल रिपोर्ट में पता चलता है कि कार्निवल कॉर्पोरेशन के जो कस्टमर डिपॉजिट थे, ठीक है, कस्टमर डिपॉजिट हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास कस्टमर डिपॉजिट है अर्नड रेवेन्यू। ठीक है, अर्नड रेवेन्यू हमारे पास कस्टमर डिपॉजिट है। तो एक्सेस ऑफ 2.8 बिलियन था, तो प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्री नेसेसरी इन द फॉलोइंग ईयर। उसी फॉलोइंग ईयर में एज 90 मिलियन ऑफ दिस अमाउंट इज़ अर्न। ठीक है, अब हमने रेवेन्यू वो रिकॉर्ड करना जो कि हमने एक्चुअली में अर्न कर लिया। तो एक्चुअली हमने अर्न किया है 90 मिलियन। तो हमें ये पता है कि जो अर्न रेवेन्यू होता है वो हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू होता है। तो उसकी क्या एंट्री बनती होती है, उसकी एंट्री बनती होती है अनअर्न्ड रेवेन्यू और रेवेन्यू अर्न्ड, और इसमें आ जानी सिंपल 90 मिलियन है तो 90 मेरे ख्याल से 900,000 है शायद, 900,000। ठीक है, और इसकी भी आप डिस्क्रिप्शन अपने पास से आप जो भी डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे वो एंट्री के हिसाब से डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। तो